करता हूँ मैं आप सभी लोग सही होंगे। अब तक के लेक्चर्स की बात करें तो आज वाला लेक्चर्स बहुत दिनों बाद आ रहा है। इससे पहले लेक्चर्स की बात करें तो हम इसमें बेसिक न्यूमरेसी यूनिट कर रहे थे, जो कि सी सेट की पहली यूनिट है। अब इसकी बात करी जाए तो नंबर सिस्टम हमने पूरा पढ़ लिया, इसके अंदर फ्रैक्शन पूरा पढ़ लिया, एलिमेंट्री अलजेब्रा चल रहा है हमारा। आज एलिमेंट्री अलजेब्रा का लास्ट वीडियो है ये। फिर इसके बाद हमारा आएगा एलसीएम एंड एचसीएफ पे। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा की बात करें तो एलिमेंट्री अलजेब्रा में भी हमने ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करा था। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हम सारी पढ़ चुके थे। तो पहले के लेक्चर्स देख के ही इधर पे आना। अगर पहले का लेक्चर आपको पूरा समझ आ गया होगा तो ये टॉपिक भी आपको इजीली क्लियर होगा। तो बात करते हैं, ये हमारा शायद से 9th लेक्चर होगा। यूपीएससी सी सेट सीरीज़ हमारी पूरी चल रही है, सारे चैप्टर्स कवर करेंगे इसमें हम। तो आज बात करें तो आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन एंड इट्स टाइप। ये पढ़ के फिर हम जितने भी एलिमेंट्री अलजेब्रा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने उठा लिए हैं सारे पेपर से। 3-4 पेपर्स मैंने रिसर्च करे और उनके क्वेश्चंस मैंने ले लिए, और वो क्वेश्चंस भी करेंगे, उनके आंसर्स भी करेंगे। तो पहले मैं ये कहूँगा कि वो क्वेश्चंस खुद अटैम्प्ट करना, और ना आए तो देखना वीडियो को, पूरा समझ आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तो सबसे पहले बात करी जाए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अब अगर लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होते हैं, जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक इक्वेशन होती है जो कंटेन करती है एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा उसमें वेरिएबल होंगे, वन और मोर। एक या एक से ज़्यादा उसमें वेरिएबल होंगे और उसमें कॉन्स्टेंट्स भी होंगे। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे और कॉन्स्टेंट्स भी होंगे। तो ये जो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारी एक लीनियर इक्वेशंस बन जाती है। अब इसके टाइप्स की बात करी जाए तो लीनियर इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, एक तो वन वेरिएबल होती है, एक टू वेरिएबल होती है। अब अगर मैं वन वेरिएबल की बात करूं तो वन वेरिएबल का एग्जांपल जैसे ये हो गया मेरा, मतलब जिसमें x की डिग्री 1 होगी, ठीक है, वो वन वेरिएबल इक्वेशन हो गई मेरी। और जिसमें x की वैल्यू 2 होगी, अब मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर वन वेरिएबल की बात करूँ तो वन वेरिएबल ये हो गई मेरी ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है मेरी वन वेरिएबल हो गई, ये इक्वेशन जो है मेरी वन वेरिएबल हो गई। और दूसरी क्या है, टू वेरिएबल इक्वेशंस की, मतलब जिसमें वेरिएबल दो हो जाए, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जो होगी मेरी, ये हो गई मेरी टू वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, समझ गए ना। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स मिलके लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। दो टाइप की होती हैं, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल होगा और बाकी सब कांस्टेंट्स होंगे। टू वेरिएबल मतलब जिसमें दो वेरिएबल होंगे, बाकी सारे कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया होगा। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, फिर दूसरे की बात करें तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है, और तीसरी की बात करें तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर जैसे हमने बेसिकली बात करनी है कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे पढ़ेंगे हम, क्योंकि यूपीएससी में इतना टाइम नहीं होता कि हम सब्स्टिट्यूट करें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में, तो सबसे बेस्ट रहता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सीधे क्रॉस करो। ये आपने 10th 12th में ही पढ़ी लिया होगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। सॉल्व द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकालनी है, ये आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करना है ये। तो दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे होगा ये। ठीक है, ये एक बार करके देख ले रहे हैं कैसे होगा। करेंगे नहीं करें, आप कर लोगे मुझे उम्मीद है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, इसका आंसर कितना आया कमेंट सेक्शन में इसको करना, और मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कि कितना आएगा। मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अब देखो कंसिस्टेंसी कैसी होती है लीनियर इक्वेशंस की। अगर मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया, अगर ये मान लो हमारी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सी वेरिएबल इक्वेशन है, टू वेरिएबल इक्वेशन है।
तो अब देखो इसमें कंडीशंस होती हैं कि कहीं कहीं पे दिया रहता है कि चेक करो क्या ये तुम्हारी इक्वेशन यूनिक है, कितने सॉल्यूशंस हैं इसके, तो इससे पता लगता है वो। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, अगर ए अपॉन ए इसका ए और इसका ए अपॉन ए बराबर नहीं आता, किसके नहीं आता, बी अपॉन बी के, तो इस इक्वेशंस की अगर इस फॉर्म में है तो इस इक्वेशन में होंगे यूनिक सॉल्यूशंस। और अब देखो अगर ए अपॉन ए, बी अपॉन बी, सी अपॉन सी तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन जो होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारी वैल्यूज होंगी। और अगर देखो ए अपॉन ए इक्वल टू है बी अपॉन बी के और इक्वल नहीं है किसके, सी अपॉन सी के, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशंस होंगे ही नहीं वो लीनियर इक्वेशंस की। समझ गए? यूपीएससी में क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पे, तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको, इतना ही था इसमें। अब बारी आती है क्विज मैराथन की, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस ले रखे हैं मैंने, क्वेश्चंस किस किस टाइप के हैं वो कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चंस की बात करी जाए तो ये देखो यूपीएससी सीसेट 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आप पेपर उठा के देख लेना, पेपर में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। इन अ पार्किंग एरिया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्किंग एरिया में टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स, तो जो नंबर ऑफ व्हील्स हैं सारी कार्स के, 4 व्हीलर्स के और स्कूटर के, वो 100 हैं। मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल, किससे, मोर देन नंबर जो कि पार्क्ड हुई हैं उसका ट्वाइस है, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ कार्स कितनी पार्क हुई हैं। ठीक है, अब वाइट बोर्ड खोलते हैं। देखो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन ने बोला ना वो कर लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें पता तो नहीं है ना कितनी कार्स खड़ी हैं, तो जो नंबर ऑफ कार्स मेरी खड़ी हैं मैंने उसे मान लिया सी, ठीक हो गया। और 2 व्हीलर्स भी खड़े हैं मतलब स्कूटर्स वगैरह, और स्कूटर्स वालों को मैंने मान लिया टी, ठीक है। अब क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चन क्या था कि द नंबर टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, हमें व्हील्स बताने हैं, ऑल द कार्स एंड स्कूटर्स इज 100, क्या है, इज 100 है। तो देखो सबसे पहले तो लिख लूँगा 4C प्लस क्या करूँगा 2T, ठीक है, इक्वल टू मेरा आ जाएगा किसके, 100 है, ठीक है 100, और कुछ आगे भी था, इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल। पार्क व्हीकल कौन सी हैं, कार और ट्रक ही तो हैं, कार और 2 व्हीलर ही तो हैं, 2 ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल, 2C प्लस T हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 4C इधर से खुला और 2C इधर से आ जाएगा, तो जब ये यहाँ जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 2C आ जाएगा, यहाँ पे 2C, ये 2T है, ये 2T है, कैंसिल हो जाएगा दोनों, और यहाँ पे आ गया 100, तो C की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 50 आ गई, 50 आ गई ना, C की वैल्यू मेरी 50 आ गई। अब देखो ऑप्शन में मिल रहा है, हमसे पूछा था कि कितनी नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड हैं, तो कितनी नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड हैं भाई, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट है, 50 गाड़ियाँ हमारी वहाँ पे पार्क हैं। इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। क्या करा हमने, नंबर ऑफ व्हील्स को जो कि कार के हैं उसे C ले लिया, और 2 व्हीलर्स को मैंने T मान लिया, और फिर इसमें दिया हुआ था इसके मुताबिक मैंने इक्वेशंस बनाई, और इक्वेशन बना के मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। सरल क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन तो सरल आते हैं, मेन वही बात है कि टाइम मैनेजमेंट कितना कर रहे हो आप लोग। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक वेसल है जो कि भरा हुआ है पूरा पानी से, ठीक है, एक वेसल है जो कि भरा हुआ है पानी से, जिसका वेट है 40 kg, इट इज़ 1/3 फिल। अब अगर वो 1/3 फिल है तो उसका वेट बन जा रहा है 20 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ एम्प्टी वेसल। अब देखो वेट निकालना है मुझे किसका, एम्प्टी वेसल का, तो जो चीज़ मुझे पता नहीं है मैं उसको x मान लूँगा सीधे सीधे। तो मुझे क्या नहीं पता है भाई, मुझे पता नहीं है कि उसका एम्प्टी वेट कितना होगा। अब मैं मान ले रहा हूँ कि जो वेट है एम्प्टी वेसल का, किसका, एम्प्टी वेसल का, उसको मैंने मान लिया x, ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक चलो कि देखो वेसल फुल ऑफ वाटर है, तो जो वेट है उसका वो फुल ऑफ वाटर है, और देखो वेट ऑफ एम्प्टी वेसल मान लिया x, वेट ऑफ फुल वेसल मान लिया मैंने कि जब जो बाल्टी है वो भरी हुई है, तो उसको मान लिया मैंने वही मान लिया, ठीक है। ये खाली में हो गया, ये भरे में हो गया। तो अब देखो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वो भरी हुई है तो दोनों का वेट मेरा 40 आ गया, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में।
अ वेसल फुल ऑफ वाटर वेस्ट 40 kg इफ इट इज़ 1/3 फिल। अब अगर क्या है वो कि 1/3 फिल है, 1/3 फिल है तो जो वेट है वो 20 kg हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, जो y हो जाएगा मेरा 1/3 हो जाएगा, समझ गए। 1/3y इक्वल टू आ जाएगा मेरा 20। डिले कर रहा है थोड़ा सा, हाँ हो गया ना। हाँ अब अगर बात करी जाए तो x से x कट गया मेरा, ठीक है। y माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, 2/3y आ जाएगा, ये 2/3y आ जाएगा, और ये मेरा 20 आ जाएगा, ठीक है। ये कटेगा मेरा 10 आ गया, और y को उधर भेजूंगा मैं 30 आ गया सीधे सीधे, y को उधर मैं भेजूंगा तो मेरा 30 आ गया सीधे सीधे, y को मैं भेजा तो मेरा 30 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल। अब एम्प्टी वेसल का वेट पूछा था, तो एम्प्टी वेसल मैंने माना था x, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये कैसे निकलेगा, जब मेरा फुल था तो वो कितना आ रहा था 40। अब मैं 40 में से 30 माइनस कर दूंगा तो वेट आ जाएगा एम्प्टी वेसल का। 40 में से 30 गया तो कितना आ गया 10। अब देखो ऑप्शन में कहीं 10 मिल रहा है, मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या, हाँ 10 kg ये देखो ये मिल रहा है, तो सीधे सीधे आ गया इसका आंसर 10। कितना सरल क्वेश्चन आया था 2020 में हमारा सी सेट में। अगले क्वेश्चन की साइड को बढ़ते हैं। अब व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हमसे इसमें क्या पूछा है, सोल्यूशन पूछे हैं इक्वेशन के, ठीक है। हमसे इसमें पूछा है कि इक्वेशन दे रखी है, उसका हमसे सोल्यूशन पूछा गया है। अब इक्वेशन पढ़ो क्या है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0.9 एंड 11x प्लस वाई, और क्या है 11x प्लस वाई, 11x प्लस वाई की पावर -1 की पावर जो है वो -1 है, और ये मेरा किसके बराबर है भाई, और ये मेरा बराबर है किसके, कहाँ गया क्वेश्चन, ये मेरा बराबर है 2 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपना वाइट बोर्ड ही खोलो भाई, वाइट बोर्ड खुलेगा सीधे हो जाएगा अपना, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ, कहाँ पे होगा ये, क्वेश्चन तो सरल है भी, इसमें भी कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन मेरा लिख लो, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन अब मैं करता हूँ। तो सबसे पहले क्या दे रखा है मुझे, जो x माइनस वाई है मेरा वो क्या है मेरा 0.9, ठीक है। जो x माइनस वाई मेरे को दे रखा है वो दे रखा है मेरे को 0.9, और 11 x प्लस वाई 11x प्लस वाई की पावर -1 इक्वल टू है मेरा 2। समझ गए, समझ गए ना। ये थोड़ा सा डिले कर रहा है यार। तो देखो दूसरी इक्वेशंस को अगर मैं लिखूंगा तो x प्लस वाई मेरा नीचे आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा ना, क्लियरली बात है ना वो। तो 11 इक्वल टू मेरा सीधे सीधे आ गया 2x प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई। और अगर x प्लस वाई इक्वलिटी की बात करूँगा तो मैं x प्लस वाई इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2/11 2/11। भाई दो इक्वेशन बन गई मेरी सीधे सीधे। कौन कौन सी इक्वेशन बनी मेरी, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। अब क्या है भाई, दोनों को सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है। जब मैं दोनों को सॉल्व करूँगा तो y से y तो कट जाएगा। देखो ये है ना इक्वेशन, y से y कट गया मेरा, 2x इक्वल टू मेरा आ जाएगा सीधा सीधा, 2x इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2x इक्वल टू आ जाएगा, जब 2x इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, 0.9 प्लस 11/2, यह आ गया मेरा 6.4। तो x की वैल्यू तो मेरी आ गई 3.2, x की वैल्यू आ गई मेरी 3.2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई मेरी 3.2, तो y की वैल्यू तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जब ऑप्शन में सीधे सीधे मैच हो जा रही है। x की वैल्यू आ गई मेरी 3.2। सरल क्वेश्चन था, 2009 में आया था ये क्वेश्चन, सही है, इजीली कर लिया हम लोगों ने। अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन
क्या बोल रहा है कि जब हम एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू को डिवाइड करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से, तो जो मेरा रिमाइंडर आता है वो आता है x माइनस 6। अब मुझसे क्या पूछा है इसने कि क्या है वैल्यू जो बताओ, p की वैल्यू बताओ और 9 की, p एंड 9 नहीं पूछा है, नहीं यहाँ पे गलत होगा, p और q की वैल्यू पूछी होगी मुझसे, ठीक है, p और q की मेरे को वैल्यू बताओ। तो आइए ये क्वेश्चन करते हैं अब, इजी क्वेश्चन है ये भी, कुछ भी नहीं है इसमें भी, अरे नीचे कर लो, तो सबसे पहले तो डिवाइड ही होगा अपना, डिवाइड करना आता होगा ना, आता होगा, किससे किसको डिवाइड करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, तो छोटा करो हल्का सा, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले बात करूं तो x लिख देता हूं, अरे यार कितना एरर आ रहा है इसमें, सही है, तो x आ जाएगा, तो x लिख दिया, वहाँ x से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यूब आ गया यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा मेरा माइनस 2x स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर मेरा आ जाएगा माइनस 3x। अब अगर बात करी जाए तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ठीक हो गया ना, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पे x कॉमन ले लो तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3x आ गया, प्लस का मेरा px आ गया और माइनस का मेरा q आ गया, ठीक है, इतना समझ गया ना कि ये कैसे आया। अब अगर इसकी बात करूँ तो रिमाइंडर मेरा ये आया, अब पूछा है था रिमाइंडर इज x माइनस 6, अब इसको मैं कंपेयर कर लूँगा x माइनस 6 से, ठीक है, 3 प्लस p, x कॉमन ले लिया मैंने क्योंकि उसको कंपेयर करना है x माइनस 6 से, और माइनस q इक्वल टू x माइनस 6, तो कंपेयर कर लो दोनों साइड और तुम्हें सीधा सीधा पता लग जाएगा तुम्हारी वैल्यू कितनी आ रही है। तो 3 प्लस p इक्वल टू मेरा 1 आ गया, p की वैल्यू की बात करी जाए तो अब p की वैल्यू की बात करूं तो मैं p की वैल्यू आ गई मेरी माइनस 2 आ गई, और q की वैल्यू मेरी आ जाएगी, q की वैल्यू आ गई मेरी 6, माइनस 2 और 6 दिख रहा है कहीं, माइनस 2 और 6 दिख रहा है कहीं, हाँ, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा, नहीं बी में दिख रहा है, देखो बी है माइनस 2,6, तो ये मेरा पूरा सही है, समझ गया ना, ठीक हो गया। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 4 जने हैं, कौन कौन से 4 जने हैं, ए बी सी और डी, और ए के पास ज़्यादा कॉइन्स हैं, और क्या कह रहा है कि ए के पास मेरे ज़्यादा कॉइन्स हैं, अगर ए अपने हाफ ऑफ द कॉइन्स दे रहा है बी को, ठीक है, ए अपने क्या दे रहा है, हाफ ऑफ द कॉइन्स दे रहा है बी को, सीधा सीधा यहाँ पे बनाते हैं इसको पूरा, मैंने मान लिया कि मेरे जो ए के पास कॉइन्स हैं वो एक्स हैं, ए के पास मेरे कॉइन जो हैं एक्स हैं, ठीक है, तो ए गेव हाफ ऑफ द कॉइन्स टू बी, तो ए ने अपने आधे कॉइन्स दे दिए बी को, ए बी, ए के पास मेरे एक्स कॉइन्स हैं, अब ए ने दे दिया अपने आधे कॉइन बी को, ठीक है, तो x/2 हो जाएगा, और हाफ ऑफ द कॉइन्स टू बी एंड 4 मोर बिसाइड्स, और क्या कि 4 बढ़ा के ही दिए, ठीक हो गया, बी गेव हाफ ऑफ द कॉइन्स टू सी, और फिर बी ने भी अपने जो आधे कॉइन्स हैं वो दे दिए किसको, सी को दे दिए, ठीक हो गया, समझ गए ना, समझ रहे होगे।
तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ द कॉइन्स 1/2 x/2 प्लस 4 और एंड 4 मोर बिसाइड्स, और 4 और दिए हैं, ठीक है। और क्या दिए हैं? 4 और दिए हैं। और फिर देखी जाए तो 2d, सी ने भी सेम वैसा ही करा और डी को दे दिए। सी ने भी सेम वैसा ही करा और डी को दे दिए। कैसा करा सी ने? सी ने इसका हाफ कर दिया, सी ने इसका भी हाफ कर दिया। 1/2 x/2 प्लस 4 एक 4 और आ जाएगा, है ना? हाँ, और प्लस 4। तो ये बन गया मेरा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ये आ गया मेरा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अब देखो, बोथ बी एंड डी एंड अप द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स। दोनों बी और डी ने एंड अप करा सेम नंबर ऑफ कॉइन्स का। तो मुझे सीधा सीधा पूछा है कि हाउ मेनी कॉइन्स डिड ए हैव ओरिजिनली। तो बी और डी ने जब एंड अप करा होगा तो मैं कर दूंगा जितने नंबर ऑफ कॉइन्स बी के हैं उतने नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे सीधे सीधे डी के पास होंगे। एंड अप का मतलब तो यही है ना कि बोथ बी एंड डी एंड अप विद द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक हो गया। तो जो रिमेनिंग कॉइन्स होंगे बी के वो बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डी के, रिमेनिंग कॉइन्स ऑफ बी। अब देखो, अब बताना है तुम्हें नंबर ऑफ रिमेनिंग कॉइन्स कितने होंगे बी के पास। तो बी के पास कितने होंगे? तो सीधा सीधा तो पहले तो ये आ जाएगा 1/2 x/2 प्लस 4। इतना तो सबको समझ आ गया होगा, इतना सबको समझ आ गया है ना, इतना सबको समझ आ गया। अब -4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब वो ए को जाएगा, जब ए सी को दे रहा है वो, तो अपने हाफ प्लस 4 मोड़ दे रहा है, तो बी से वो माइनस हो जाएगा ना, समझ गए ना। और कितने के बराबर हो जाएगा ये कि नंबर ऑफ कॉइन जितने मेरे डी के पास हैं। तो डी के पास मेरा 1/2 आ गया सीधे सीधे, और 1/2 क्या लिखा था वो ऊपर, 1/2 x/2 प्लस 4 x/2 प्लस 4 फिर प्लस 4 फिर प्लस 4 फिर प्लस 4। तो इसको अब मुझे सॉल्व करना है, तो अब मुझे जो है इसको सॉल्व करना है भाइयों। तो इसको यार मैंने घर में तो सॉल्व कर लिया था, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो x की वैल्यू आएगी, मैं इसे सॉल्व कर चुका हूँ। जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो 72 आएगी। मेरा दोबारा सॉल्व करने का मन नहीं है। अगर किसी से सॉल्व ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और इसको सॉल्व करके दिखा दो हमें। तो जो x की वैल्यू मेरी फिर आएगी वो 72 आ जाएगी इसमें। ठीक है, देखो UPSC 2009 में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन है ये भी। अब बढ़ते हैं अगले साइड में। क्या है कि एक जो बिल है 1840, एक जो बिल है वो पास हुआ। ठीक है, एक जो बिल है वो पास हुआ। अब बिल में क्या था, बिल में क्या था, इज पेड इन द डिनोमिनेटर ऑफ 50, 20 एंड 10 नोट। अब वो किसकी फॉर्म में दिया जा रहा था? 50, 20 और 10 की फॉर्म में। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें कंडीशन दी हुई है। 25 नोट्स ऑफ 50 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेटर। 25 नोट जो हैं वो 50 के यूज़ हुए हैं और जो रिमेनिंग है वो डिनोमिनेटर में है 50 के। तो इक्वेशन बनाते हैं ना सीधा सीधा, इतना क्या झाड़ में पड़ना। तो यार नीचे जाओ, ये देखो ये मैंने सारे सॉल्यूशंस कर रखे हैं यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको। प्रीवियस स्लाइड्स भी कर चुके हैं हम पूरा, अब तक बहुत पढ़ लिया है हमने। तो ये करते हैं कि इक्वेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ जो मेरे 50 रुपए के कॉइन हैं, 50 के कॉइन को मैंने माना x, और 20 के कॉइन को मैंने माना y, और जो मेरे 10 के कॉइन हैं उन्हें माना मैंने z। ठीक है,
उन्हें मान लिया मैंने z। तो अब देखो इक्वेशंस क्या बनेगी कि जो सारा है मेरे पास वो तो 1840 है, तो सीधा सीधा बन जाएगा मेरा 50x प्लस 20y और प्लस क्या आएगा मेरा, z के कितने हैं, प्लस 10z इक्वल टू 1840 आ गया सीधा सीधा। ये तो बन गया मेरा। अब देखो पहला स्टेटमेंट, देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो 25 नोट्स हैं 50 के मैंने यूज़ कर लिए, ठीक है, जो 25 नोट हैं वो मैंने 50 के क्या कर लिए, यूज़ कर लिए। जो 25 नोट हो गए मेरे 50 के वो मैंने यूज़ कर लिए, ठीक है। और जो रिमेनिंग है वो डिनोमीटर में है 20 और 10 के। तो इतना समझ आ गया ना कि ये कैसे बना, इतना समझ आ गया ना। हाँ, अब बनाते हैं इक्वेशन अपनी सीधे सीधे। तो पहले कंडीशन में क्या रखूँगा, x के बदले में 25 रख लूँगा, ठीक है, 50 × 25, और जो बाकी हैं उनको मैं वैसे ही रख लूँगा 20y प्लस 10z, 20y प्लस 10z इक्वल टू 1840। ठीक हो गया, समझ आ रहा है ना इतना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 20y प्लस 10z 1840 में से कितना माइनस होगा, 1250। तो 1840 में से अगर 1250 माइनस होगा तो मेरा बच जाएगा 590 सीधे सीधे, 590। अब अगर इसमें से मैं 10 कॉमन ले लूँ तो मेरा सीधे सीधे आ जाएगा 2y प्लस जेड इक्वल टू 59, 2y प्लस जेड इक्वल टू 59। ठीक हो गया, ये मिल गई ना मुझे, और 2y प्लस जेड इक्वल टू 59। और देखो, और जो ये था मेरा, एक ये भी चल रहा होगा, एक इक्वेशन तो ये आ गई देखो सीधे सीधे, ठीक है, इससे बन गई। और एक मेरी चल रही थी कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है, जो इन्हीं के तो कॉइन्स है ना मेरे, 50 के, 20 के और 10 के। तो x प्लस वाई प्लस जेड का भी अगर मैं बात करूं, x प्लस वाई प्लस जेड की अगर मैं बात करूं तो मेरे टोटल कितने हैं मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50 आ जाएगा ना मेरा टोटल। ठीक हो गया ना, हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50। तो जो इसमें से मेरा x जो है वो तो 50 हो गया, x जो है मेरा 25 दिया हुआ है इस कंडीशन के मुताबिक, पहली कंडीशन के मुताबिक। तो y प्लस जेड इक्वल टू मेरा 25 आ जाएगा, समझ गए ना। अब ऊपर मेरी इक्वेशन आ रखी है एक, यह है ऊपर वाली इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दो तो z से z कट जाएगा, तो मेरा सीधे सीधे क्या आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरा सीधे सीधे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा मेरा 54, 2y प्लस जेड था ना वो, हाँ 2y प्लस जेड, वाई से y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 25 कितना होता है, 50 माइनस 59 माइनस 25, तो y जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 34 इस केस में, ठीक है। तो जो y मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा इस केस में 34, y जो आ जाएगा मेरा इस केस में आ जाएगा मेरा 34। ठीक हो गया। तो अगर मेरा y 34 आ गया तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों, y कौन सा नोट था, y था मेरा 20 का नोट, और इसने क्या बोला है कि 25 नोट्स में 50 के यूज़ कर चुका हूँ और जो रिमेनिंग होंगे वो 20 के यूज़ करूँगा। y मेरा 34 आ जाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इसको जानने के लिए आप देखो जो x प्लस वाई है ना, इसकी वैल्यू इसमें रख दो, तो z इक्वल टू 34 में से अगर 59 में से 34 गया तो मेरा कितना आ जाएगा, -9 आ गया। भाई नेगेटिव में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, समझ गए ना। तो पहला कंडीशन तो मेरी सीधे सीधे गलत हो गई। अब दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या है, 35 नोट्स ऑफ वाई और यूज, तो वाई जो है मेरा वो हो गया मेरा 35, समझ गए। वाई को 35 लेके कर लो, अब सेम वही करना है, सेम वही करना है। तो अब देखो 50x प्लस 50x प्लस
20 इंटू 35, 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरी 35 से, प्लस कितना हो जाएगा मेरा 10z हो जाएगा, और इक्वल टू मेरा चल रहा है क्या 1840। समझ गए ना? हाँ समझ गए, सिंपल है। अब 20 इंटू 35 कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 700 आ जाएगा। तो 50x प्लस 10z, 50x प्लस 10z, 1840 माइनस 700 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 1140। 10 कॉमन ले लेता हूँ, 5x प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस जेड इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना 114 आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई मेरी, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी मेरी भाई, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, दूसरी इक्वेशन बना के देख लो। दूसरी इक्वेशन थी मेरी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50 था, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरा 50 था ना। क्या हुआ इसे, अरे यार इसको पता नहीं क्या हो रहा है, हल्का सा एरर कर रहा है ये। दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरा क्या था, क्या चल रहा था 50, तो y 35 हो गया, y के बदले 35 रख दिया, x प्लस जेड इक्वल टू मेरा 15 आ गया। दोनों इक्वेशन मिल गई हैं, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन मिल गई मेरी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो ना। एक x प्लस जेड आ गई और एक आ गई 5x प्लस जेड इक्वल टू 114, ये तो आई है 5x प्लस जेड इक्वल टू 114 और x प्लस जेड इक्वल टू 15। तो z से z तो कट जाएगा सीधे सीधे मेरा, तो मेरा आ जाएगा 4x इक्वल टू 99, 4x इक्वल टू मेरा 99 आ गया। तो x मेरा पॉइंट में आएगा, तो x मेरा कुछ आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 हो गया 19 आ गया, 4 4 जा 16 आ गया। कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मेरा जो सेकंड केस है वो भी इस हिसाब से गलत है, ठीक हो गया ना, समझ गए ना? हाँ अब बढ़ते हैं लास्ट केस में अपने स्टेटमेंट 3 में। अब मेरा स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है कि जो स्टेटमेंट 3 में क्या हो गया कि 20 नोट्स ऑफ जेड आर यूज्ड, जेड की वैल्यू मेरी 20 हो गई सीधे सीधे। तो अब मैं मेन इक्वेशन में बढ़ता हूँ, 50x प्लस मेरा आ जाएगा 20y इंटू 10z था, 10z की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 200 आ जाएगा। 1840 में से 200 गया तो 1640 आ गया सीधे सीधे। अब इसमें से मैं वही कॉमन ले लूँगा, वही 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना आ गया मेरा, सीधे सीधे 164 आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई, इस क्वेश्चन में टाइम लग गया अच्छा खासा। अब और एक क्या आ जाएगा उस केस में, x प्लस वाई इक्वल टू मेरा आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू मेरा आ जाएगा x प्लस वाई, z तो 20 हो गया इक्वल टू 50 था, x प्लस वाई 50 में से 20 गया तो मेरा आ गया 30, 30 ही तो आएगा। दो इक्वेशन ये बन गई, दोनों को भाई सॉल्व कर लो। अब इसमें यार 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यार, देखो 2x 2y 60, 2y से 2y कट गया, 5x में की बात करूँ तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 5x, 5x मतलब मेरा आ गया यहाँ पे सीधा सीधा, अगर मैं बात करूँ तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे कितना, छोटा कर यार पहले तो इसे, देखो ये 2y और 2y कट गया, 2y 2 और ये मेरा 60 हो गया, ठीक हो गया। अब इससे कट गया 5x, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3x, 3x इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो 164 में से 60 गया तो 104 आ गया, 104 ही आ रहा है ना, 104 आ गया। अब x इक्वल टू आ जाएगा मेरा, x इक्वल टू मेरा आ जाएगा कितना, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ठीक हो गया, ये हो गया। और अब अगर मैं इसमें करूँ x प्लस वाई इक्वल टू 60 चल रहा है मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 30 चल रहा है, तो जो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी,
इस केस में भी ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीनों केस तो इम्पॉसिबल आ गए। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, तो जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो इसका आंसर मेरा डी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो थोड़ा ट्रिक लगा होगा तो एक बार रिवाइज करके देख लेना, दोबारा से देख लेना वीडियो। सिंपल क्वेश्चन था, 2022 में आया था ये। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि 5 दोस्त हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 दोस्त हैं, कौन कौन से 5 दोस्त हैं, पी क्यू एक्स वाई एंड जेड। क्या करते हैं वो, एक नोटबुक लेते हैं। कौन सी नोटबुक लेते हैं, जो कि सेम सम नोटबुक्स लेते हैं। द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। क्वेश्चन देख लो, 2022 में आया हुआ है। Z परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन X Z। तो जो उनमें से एक बंदा है Z, वो लेता है X से 8 नोटबुक ज़्यादा। तो सिंपल सिंपल हो गया, Z इक्वल टू एक्स प्लस 8 हो गया। ये जल्दी काम नहीं कर रहा यार, दूसरा वाइट बोर्ड डाउनलोड करूंगा अब मैं। तो सिंपल सिंपल आ गई पहली। तो पहला क्या आ गया मेरा, z इक्वल टू एक्स प्लस 8 हो गया सीधे सीधे। अब अगला देखो, P एंड Q टुगेदर परचेज 21 नोटबुक्स, और P और Q ने मिलके खरीदी 21 नोटबुक्स। P और Q ने मिलके खरीदी 21 नोटबुक्स, और Q परचेज 5 नोटबुक्स लेस देन P डिड। और Q ने क्या करा, खरीदी P से 5 नोटबुक्स कम, P माइनस 5 आ गया। ठीक हो गया। और अब अगले की बात करूं तो X एंड Y टुगेदर परचेज 28 नोटबुक, और X और Y ने मिलकर खरीदी 28 नोटबुक्स। अरे यार कितना धीरे चल रहा है ये। X और Y ने मिलकर खरीदी, और X प्लस Y ने मिलके खरीदी साथ में कितनी नोटबुक्स, 28 नोटबुक्स। और P परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन डी डिड, मोर देन वाई डिड। और मेरा आ जाएगा P इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है भाई, सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पता लग गई ना। अब कुछ भी नहीं है देखो क्वेश्चन में। अब देखो P प्लस क्यू इक्वल टू 21 है, ये Q की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। P प्लस P 2P आ जाएगा, 2P 21 में से 5 गया तो मेरा कितना आ जाएगा, 2P 21 में से 5 गया तो मेरा 15 आ जाएगा, 15 2P नहीं 26 हो जाएगा ना, वहाँ प्लस होके जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा आ जाएगा, क्या आएगा, ये P और ये P की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, 2P इक्वल टू 26 हो जाएगा, ये 2P इक्वल टू 26 हो जाएगा, 26 हो गया ना। और P इक्वल टू मेरा आ जाएगा 13, P की वैल्यू 13 आ गई। और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, Q की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू है मेरी P 13 माइनस 5 कितना होता है, 8। P और Q की वैल्यू निकल गई मेरी। अब P और Q की आ गई, और कहीं से इसका काम है मेरा, Z इक्वल टू एक्स प्लस 8 है, और इसकी वैल्यू आ गई ना। और P इक्वल टू मेरा कहाँ पे है, यह है P इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, P की वैल्यू 13 आ गई। 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 कितना होता है, 13 माइनस 5 होता है 8। X की भी मेरी आ गई 8, और x प्लस वाई इक्वल टू 8 था, तो y इक्वल टू मेरा आ जाएगा कितना, y इक्वल टू मेरा सीधे सीधे 20 आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू नहीं निकली, एक z की वैल्यू नहीं निकली। z क्या था, z इक्वल टू एक्स प्लस 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई मेरे ख्याल से। z इक्वल टू 16 हो गया मेरा। तो अब मेरे से क्या पूछा है इसने, सारी वैल्यू पता लग गई ना मुझे। हाँ, तो इफ़ ईच नोटबुक इज प्राइस्ड 40 देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल नोटबुक्स। टोटल कॉस्ट बतानी है नोटबुक्स की, सारी नोटबुक्स को प्लस कर दो। कहाँ कहाँ पे है, P 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 16 हो गया, 16 16 32 हो गया, 32 और 20 हो गया 42, 52 हो गया। 52 में अगर मैं 13 जोड़ दूँ तो 52 में 13 जोड़ दूँ तो 65 हो गया। तो इन सब का सम कितना आ गया मेरा भाई, इन सब का सम आ गया मेरा 65 आ गया। और 65 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 से। क्यों, क्योंकि हर नोटबुक की प्राइस मेरी
इंटू 40 था, 65 इंटू 40 कर दो, 65 की अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 2600। ठीक है, अब देखो 2600 कहीं मैच कर रहा है या किसी में, 2600 कहीं मैच कर रहा है क्या? हाँ 2600 इसमें मैच कर रहा है, 8th का ए, तो इसका आंसर सीधे सीधे आ गया ए। ठीक हो गया ना, समझ गया ना अच्छे से, तो हो गया इस क्वेश्चन इजी। सही है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आप। अ पर्सन पी आस्क वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक पर्सन मेरा पी है, उसने मान लो अपने दोस्त से पूछा, तुम ही हो, तुम अपने दोस्त से पूछ रहे हो, क्या पूछा तुमने अपने दोस्त से भाई? एक पर्सन पी है, उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या पूछा वही तो देखना चाह रहा हूँ। एज टू हाउ मच मनी ही हैड, एक्स रिप्लाइड, एक्स ने बोला इफ वाई गिव्स मी 40, अगर वाई मुझे 40 रुपए देता है तो देन वाई विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज जेड। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं मान ले रहा हूँ, क्या मान लिया मैंने, पहले तो इसकी नौटंकी सही करो भाई, कल इसको सही करूँगा पहले मैं। तो मैंने मान लिया इन सब के पास जो मनी है, तो मैंने मान लिया एक्स के पास एक्स रुपीज़ हैं, वाई के पास वाई रुपीज़ हैं, और जेड के पास मेरे जेड रुपीज़ हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखते हैं, एक्स ने रिप्लाई करा इफ वाई गिव्स मी 40 रुपीज़, अगर वाई मुझे 40 रुपये देगा तो वाई के पास तो -40 हो गए ना, अगर मैं ही तुम्हें 40 रुपये दूँ तो मेरे पास 40 का नुकसान होगा। देन वाई विल हैव, तो वाई के पास कितना होगा, एज मच एज जेड, तो जो वाई के पास होगा वो कितना होगा, जितना जेड के पास होगा, बट इफ एज मच हाफ द जेड। ठीक हो गया, एक इक्वेशन तो ये बन गई मेरी, तो इसको इस टर्म में बना देता हूँ, तो मेरा z इक्वल टू 2y माइनस 80 आ गया, सीधे सीधे 2y माइनस 80, एक इक्वेशन तो मेरी बन गई ये। बट इफ z गिव्स मी 40, पर अगर क्या होगा, अगर z मुझे 40 रुपये देगा तो z के पास 40 का नुकसान हो जाएगा। अगर z तुम्हें 40 रुपये देगा तो z माइनस 40, z गिव्स मी 40, देन 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट, तो हम तीनों के पास इक्वल अमाउंट हो जाएगा। z तुम्हें 40 रुपये देगा, किसको देगा भाई, x बोल रहा है मुझे देगा ना, तो x प्लस 40 इक्वल टू मेरा आ जाएगा y। तो z की वैल्यू मुझे पता है, z की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी, z की वैल्यू थी 2y माइनस 80, 2y माइनस 80, 2y, z की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, y प्लस 40 आई थी ना, z की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 40 आई, z की वैल्यू थी 2y माइनस 80, z के बदले रख दिया मैंने 2y माइनस 80, और इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2y माइनस 80 था ना, हाँ 2y माइनस 80, और इक्वल टू मेरा आ जाएगा क्या, 2y माइनस 80 था ना मेरा, हाँ 2y माइनस 80 इक्वल टू आ जाएगा मेरा y प्लस 40। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना, समझ गया ना कैसे हुआ, क्योंकि y आ जाएगा उसके बराबर। तो अब मेरा इसको सॉल्व कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मेरी y की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी, तो जो मेरी y की वैल्यू है वो सीधे सीधे आ जाएगी, कितनी आ गई y की वैल्यू, ये इधर जाएगा, ये प्लस में चले जाएगा, y इक्वल टू मेरा आ जाएगा 120, सही हो गया, y की वैल्यू आ गई मेरी 120। अब क्या है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट एक्स वाई जेड हैव, तो y की 120 आ गई, अब x की निकाल लो, x की थी y माइनस 40, तो सीधा सीधा यह कितना आ गया 180 आ गया, तो सरल है। अब रह गई है बस z की, z इक्वल टू मेरा सीधे सीधे था 2y माइनस 80, y प्लस 40 कर लो, हाँ भाई, तो y कितना था मेरा 120 प्लस 40, 120 प्लस 40 कितना होता है 160 होता है, तो 80 120 200 210 और 160, 210 और 160 मेरा आ जाएगा 360, तो 360 मेरे पास टोटल मनी आ जाएगी। 360 कहीं दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन में दिख रहा है 360, हाँ भाई ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट क्वेश्चन, A 1 and 2 कॉइन्स वर्थ है,
एक ए होगा मेरे ख्याल से, उसके पास होंगे मेरे पास 2 के सिक्के। एक ए होगा मेरे ख्याल से, ऐसा ही होगा क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइडिया तो आ ही जाता है। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो पूरा आइडिया आ जाएगा। 2 कॉइन्स बताएं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स डेट ही हैज़ इज 50। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास हैं वो हैं कितने मेरे 50। ठीक हो गया। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हिम इज 75। और जो पैसे उसके पास हैं वो 75 हैं। तो मुझसे पूछा है कि जो कॉइन्स हैं 1 और 2 के वो कितने होंगे। तो सही है ना। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन एक यहाँ पे होगा, एक पर्सन है उसके पास एक का सिक्के हैं और 2 के सिक्के हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट ही हैज़ इज 50। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उसके पास वो 50 हैं। ठीक है, मैं सरल क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि जो उसके पास सिक्के हैं 1 के सिक्के को मैंने मान लिया x और 2 वाले को मैंने मान लिया y। ठीक है, 2 वाले को मैंने मान लिया y। तो देखो टोटल सिक्के तो सीधा सीधा आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 50। सही है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 50 आ गया सीधे सीधे। और एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हिम इज 75। और x प्लस 2y इक्वल टू 75 है, क्योंकि उसके पास मनी किस फॉर्म में है, एक तो 1 रुपये की फॉर्म में, एक तो 2 रुपये की फॉर्म में है। तो 1 के सिक्के 1x ही होगा और 2 के सिक्के 2y हो जाएगा इस 75। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली आ। दोनों को सॉल्व कर दो, x से x कट गया, y इक्वल टू सीधा सीधा मेरा कितना आ जाएगा। हाँ, काट के देखो, 50 में 75 गया तो y इक्वल टू भी मेरा 25 आ गया और x इक्वल टू भी मेरा 25 आ जाएगा। तो x एंड y के पास मेरे टोटल कितने कॉइन्स आ जाएंगे भाई, 25-25 आ गए। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में 25-25? हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी मेरा पूरा सही है। तो गाइज यहाँ पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। तो मैं बता रहा हूँ एलिमेंट्री अलजेब्रा अपनी पूरी हो गई। अब इसके बाद हमारा बेसिक न्यूमरेसी यूनिट का चैप्टर नंबर 4 चालू होगा, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब तक की बात करूँ तो 96 स्लाइड्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर से। ये आज का जो होगा 9th लेक्चर होगा। अगर आप यहाँ तक पूरी वीडियो देख चुके हैं तो बढ़िया है, वरना एक बार चेक कर लीजिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं सारे। एक बार दिखा देता हूँ हमने कैसे कैसे करा है। जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं पूरा भेज दूंगा। नंबर सिस्टम के नोट्स करें, इसमें मैंने बताया था पूरा। फिर ये इसके क्वेश्चंस करें, ठीक हो गया। डिविजिबिलिटी रूल पे बात कर चुके हैं पूरी। डिविजिबिलिटी रूल पूरा अपना ख़त्म हुआ। ये देखो क्यूज मैराथन आई, इसमें सारे क्वेश्चन है यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सारे पेपर से मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आइडिया लगा रहे हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने बात करी 32 क्वेश्चन करे थे प्रीवियस ईयर के। फिर फ्रैक्शन चालू हुआ, ये क्वेश्चन रहे। फिर फ्रैक्शन में भी क्यूज मैराथन करा था, तो क्यूज मैराथन में इसमें 10 क्वेश्चन ही करे। फिर बेसिक न्यूमरेसी चालू हुई, इसमें पॉलिनोमियल्स पे डिस्कस करी, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन देखे, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन देखे, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन देखे और ये कुछ फार्मूलाज देखें। ठीक हो गया। फिर ये आया कंसिस्टेंसी ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जो कि आज के लेक्चर में कवर करा। और इसमें हमने सारे क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन देखे। और बीच बीच में भी हम क्वेश्चन करते रहते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन उठाए। लास्ट में एक क्यूज मैराथन करते हैं कि लेक्चर पूरा खत्म हो गया कि अब तक बच्चों ने क्या सीखा। तो यार इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं भी एक एस्पिरेंट्स हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए डालता हूँ। जो मैं कर लेता हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ अपना। मेरा टेस्ट होता है एक, जो टेस्ट में मुझे क्वेश्चन मिलते रहते हैं वो मैं इसमें ले आता हूँ। मेरी दोबारा प्रैक्टिस भी हो जाती है अच्छे से। जो क्वेश्चन, कई क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं टेस्ट के टाइम भी, तो दोबारा रिवीजन हो जाता है। तो अब अगला लेक्चर करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का। अब शायद कंटिन्यू वीडियोस आएंगी, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे, इस कारण से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में।